पिछले एपिसोड में हमने देखा था मंजू एक दूजी नाम की आदमी से मिलता है और उस आदमी से अपने हस्बैंड के बारे में डिस्कस करता है और उसके बाद मंजू का एक फ़ोटो वायरल हो गया था। और उसके बाद मंजू अपना एक टीम बनाता है और कैंपेन के लिए तैयारी करती है। और उसके बाद मंजू ट्रेन में कैंपेन के लिए जा रहा था और मंजू के सीट के नीचे एक बम टेक्नीशियन ने एक बम लगा दिया था और सानू सही टाइम पर आकर मंजू को बचा लेता है। और उसके बाद सानू मंजू से मिलती है और सानू मंजू से कहता है कि तुम मुझे अपना बॉडीगार्ड बना लो। और मंजू भी कहता है हाँ ठीक है। और उसके बाद हमें मंजू को दिखाया जाती है। मंजू अपनी दोनों दोस्त को कहता है मैं सानू को अपना बॉडीगार्ड के लिए हायर करना चाहता हूँ। तभी मिजी कहता है हाँ मैंने उसके बारे में पता किया है, मुझे लगता है कि वो आपकी बॉडीगार्ड के लिए सही रहेगा। तभी सांगी कहता है पता तो मैंने भी किया है, लेकिन हमें उसके बारे में ये भी नहीं पता कि वो कहाँ से आया है और उसका नेक्स्ट लेडी क्या है। 2007 में ही उसको अमेरिका में नेक्स्ट लेडी मिल गई थी, लेकिन उसने वाल्किरिया को सुना और उसके लिए काम करने लगी। और उसने मंगोलिया और मिराक के लिए भी काम किया और पता नहीं वो किस किस के लिए काम कर चुका है और हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सानू बहुत सारे लोगों को गोली मारकर वहाँ से बहुत सी लोगों की जान बचाता है। सांगी मंजू को कहता है कि मुझे लगता है कि वो नॉर्थ कोरिया की सिपाही भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपसे कॉन्टेक्ट क्यों की। मंजू भी कहता है हाँ मैं भी उसके बारे में जानना चाहती हूँ। और उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मंजू अपने ऑफिस में था और मंजू के पास एक मेल किया हुआ था। मंजू को भी नहीं पता वो मेल किसने की। और उस मेल में बताया जाता है कि अगर मेरी माँ की सेफ्टी की बात आए तो मैं सानू को हायर करना चाहूँगी, क्योंकि वो जो जान पर खेलकर किसी को भी बचा सकता है। और उसके बाद 2008 में पेरिस में हुई एक घटना को बताया जाता है। वहाँ पर नाइट क्लब पर अटैक हो गया था और एक लड़की था जिसको बचाने की कॉन्ट्रैक्ट सानू ने लिया हुआ था। और वहाँ पर सानू ने अपनी जान पर खेलकर उस लड़की को बचाया और उस लड़की को एक छोटा सा भी खरोच आने नहीं दी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बॉडीगार्ड के तौर पर सानू को हायर करो। और उसके बाद मंजू दूजी के पास गया हुआ था और दोनों न्यूज़ देख रहा था। न्यूज़ में ग्वांगसिंग को देख रहा था। ग्वांगसिंग बीजिंग में गया हुआ था और सभी उसका वेलकम करता है और सभी के साथ वो हाथ मिला रहा होता है। तभी मंजू दूजिंग से पूछता है कि वो वहाँ पर क्यों गया है। दूजिंग मंजू से कहने लगता है शायद उसको चीन से हेल्प चाहिए, इसलिए वो वहाँ पर गया हुआ है। तभी मंजू न्यूज़ देखकर दूजिंग को कहने लगता है यहाँ पर एक भी चाइनीज ऑफिसर नहीं है। तभी दूजिंग कहने लगता है वो सभी लोग गेस्ट हाउस में जा चुका है। और उसके बाद दूजिंग कहता है आज यहाँ पर CIA का डायरेक्टर आने वाला है, वो हमसे मिलना चाहता है। मंजू पूछता है वो लोग यहाँ पर क्यों आ रहा है। तभी दूजिंग कहता है कि वो लोग यहाँ पर तुम्हारे लिए आ रहा है। अगर वो बम ब्लास्ट US ने की है तो तुम बहुत बड़े खतरे में हो और वो लोग तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रैली करो और दोनों देश के बीच रीयूनियन करने में फोकस करो। और हमें रात का सीन दिखाया जाता है और मंजू अपने घर में आ रहा था और वहाँ पर ओकेशन मंजू की ही वेट कर रहा था। ओकेशन मंजू से कहता है कि तुमने अपना सामान पैक कर लिया है ना, कल तुम सिक्योरिटी वाले रूम में जाने वाले हो ना। मंजू कहता है हाँ मैंने अपना सामान पैक कर लिया है। तभी ओकेशन मंजू से पूछने लगता है क्या तुम्हें ये आइडिया सानू ने दिया है। हमें ये भी नहीं पता वो कौन है, कहाँ से आया है, वो तुम्हारी हेल्प क्यों कर रहा है। मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ, उसने तुम्हें 2 बार बचाया। अपने फीलिंग को कंट्रोल करना और उसे लाइक करने मत लग जाना। मंजू कहता है मेरे हस्बैंड की मौत किस लिए हुई और मैं ये बात जानना चाहता हूँ और ये सब एक रूम के अंदर है और उस रूम का चाबी सानू के पास है और इसलिए मुझे उसकी ज़रूरत है। अगले सीन में हमें मंजू के नए घर को दिखाया जाता है और वहाँ पर फुल सिक्योरिटी था। तभी वहाँ पर मंजू आता है और अपने दरवाज़ा को खोलने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर सानू पहुँचता है और मंजू को कहता है रुको मैं पहले दरवाज़ा खोल के अंदर चेक कर लेती हूँ। और सानू अंदर आकर चेक करने लगता है और उसके पीछे पीछे मंजू भी आ जाता है। और वो अंदर आके पहले अपनी और जुनेक की एक फ़ोटो अपने बेड के पास टेबल में रख देता है। तभी सानू उस फोटो को उठाकर कहता है मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, यहाँ पर कोई भी कैमरा लगा सकता है, क्या तुम इसे यहाँ पर रखने वाले हो। और मंजू उस फोटो को सानू की हाथ से लेकर फिर से वहीं पर रख देता है। और उसके बाद मंजू अपनी विंडो को ऑन करने के लिए जा रहा था, लेकिन सानू वहीं पर उसे रोक देता है और कहता है बाहर स्नाइपर हो सकता है। और मंजू कहता है कोरिया में गन अलाउ नहीं है, क्या तुम्हें नहीं पता। तभी सानू कहता है मेरे पास तो है। मिजी अंदर एक रूम में होता है और वो इन दोनों को कहता है मैं यहाँ पर मंजू के सामान को रखूँगी। तभी सानू कहता है ये रूम मेरा है। और तभी वहाँ पर सांगी आ जाता है और कहता है तुम दोनों यहाँ पर एक साथ एक रूम में नहीं रह सकते और मैंने तुम्हारे लिए पास ही एक रूम बुक किया है।
तभी सानू कहता है अगर मैं बाहर रहूँगा तो यहाँ पर अगर फायरिंग हो जाए तो मेरे यहाँ पर पहुँचने से पहले ही मंजू की डेथ हो जाएगी और मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता। तभी जांगी मंजू से पूछता है आप क्या करना चाहोगे। तभी मंजू कहता है आप लोग बाहर चले जाओ, मैं कुछ सानू से अकेले में बात करना चाहूँगी। सभी लोग बाहर जाने के बाद मंजू सुनहू को कहता है यहाँ पर तुम मेरी सिक्योरिटी कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट भी करता हूँ, लेकिन मैं अपने टीम की रिस्पेक्ट भी करती हूँ। अगर तुमने ये सब करता रहा तो हम एक साथ काम नहीं कर पाएंगे। तभी सुनहू कहता है मैं बस तुम्हें बचाना चाहता हूँ, कल को यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ब्लास्ट भी हो सकता है, मैं तुम्हें बस बचाना चाहता हूँ। अगले सीन में ओकेशन मंजू से मिलने के लिए आता है और मंजू से कुछ बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ओकेशन को किचन में सानू दिख जाती है। तभी वो जांगी से पूछता है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जांगी कहता है ये मंजू के लिए अपने हाथों से खाना बना रहा है, अभी के लिए ये किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चला जाता है और ओकेशन जांगी को एक साइड में ले जाकर एक फाइल देता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए। उसके बाद वो कहता है मेरे बेटे के ऊपर एक इल्ज़ाम है कि वो एक सिपाही था, इसलिए मेरे घर के अंदर माइक्रोफोन और कैमरा सेट कर दी गई है। मैं तुमसे यह चाहता हूँ कि तुम उसे हटा दो। और सुनू भी उन दोनों के बात सुन रहा था और मंजू अपना खाना खाकर टेबल से उठ जाता है और सानू आकर टेबल में देखता है कि मंजू ने खाना अधूरा ही छोड़ दिया। तभी वहाँ पर मिजी आ जाता है और सुनू मिजी से पूछता है क्या मंजू खाना हर बार अधूरा ही छोड़ता है, लेकिन मिजी मना कर देता है। अगले सीन में हमें मंजू को दिखाया जाता है, वो स्पीच दे रहा था और स्पीच में वो ये बोलता है वो अपने देश को कैसे प्रोटेक्ट करेगा और कहता है कि हमें अपने देश को आगे ले जाने के लिए साथ में काम करना होगा। और वहीं पर सानू भी था और वो आसपास देखने लगता है। तभी उसको ऊपर एक आदमी दिखता है जो थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी वो जांगी को कॉल करता है और कहता है उस आदमी को चेक करो। और जांगी कहता है सब कुछ ठीक है, तुम्हें जो काम दिया गया है तुम वही करो। और वो आदमी भी वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद सानू इथान को कॉल करता है और कहता है इस आदमी के बारे में मुझे पूरा डिटेल्स दे दो। तभी इथान कहता है तुम्हारे पास सभी डिटेल्स है और तुम मेरे पास कॉल किया मत करो क्योंकि कोई हमें ट्रैक कर लेगा। और उसके बाद कॉल को कट कर देता है। और उसके बाद सानू मंजू को ले आता है और सेफली कार में बैठा देता है और मंजू वहाँ से निकलने लगता है। तभी पास से एक स्कूल बस गुजरता है और बहुत सारे बच्चे मंजू को देखकर कहता है ये तो हमारे देश के प्रेसिडेंट है। और मंजू उन सभी बच्चों की बात सुनकर हंसने लगता है। मंजू अपनी विंडो को ओपन कर लेता है। तभी सानू कहता है अपनी विंडो को ओपन मत करो। तभी मंजू कहता है क्या मैं बच्चों से भी बात नहीं कर सकती। और एक कहकर वो अपनी विंडो को भी क्लोज कर लेता है। और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलने लगता है। थोड़ी देर जाने के बाद सानू देखता है कि रास्ते के आगे जाम लगा हुआ है और एक पेट्रोल से भरा ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया है और उस ट्रक को रिपेयरिंग किया जा रहा है। सानू आसपास नज़र करने लगता है और पास वाले बस स्टॉप पर एक लड़का खड़ा हुआ था और पीछे की तरफ से एक ट्रक आया हुआ है। तभी सानू कहता है गाड़ी को जल्दी से मोड़ो। तभी ड्राइवर कहता है हम लाइन में हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और पीछे से मंजू की गाड़ी को ट्रक ने ठोक दिया और आगे की तरफ ले जाने लगता है। सुनहू ड्राइवर पर सीट पर आ जाते हैं और गाड़ी को एकदम से घुमा देता है। तभी बस स्टॉप वाला लड़का किसी के पास कॉल करता है और वो पेट्रोल भरे ट्रक फंस जाता है। मंजू की गाड़ी बाल बाल बचता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था। तभी सानू मंजू के पास आता है और मंजू को कहने लगता है हमें यहाँ से जल्द मेट्रो के पास जाना होगा। कार का ड्राइवर और मिजी भी वहाँ से आ गए थे। सानू मंजू से कहने लगता है हमें अपने फ़ोन को बंद करना होगा क्योंकि कोई हमें ट्रैक भी कर सकता है। और सानू के साथ साथ मंजू भी अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है। जांगी ऑफिस में था और वो न्यूज़ पर देख लेता है वहाँ पर क्या हुआ था। और उसके बाद वो मंजू को कॉल करने लगता है लेकिन मंजू का कॉल स्विच ऑफ आने लगता है। तभी वहाँ पर भागते हुए मिजी आता है और जांगी मिजी को मंजू के बारे में पूछने लगता है। तभी मिजी कहता है मुझे नहीं पता सानू ने मंजू को कहाँ पर ले गया है। और उसके बाद हमें सानू और मंजू को दिखाया जाता है। वो दोनों पैदल ही मेट्रो स्टेशन में आ चुका था और उसके बाद उन दोनों के पास से एक मेट्रो जाने लगता है और मंजू डर जाता है। तभी सानू मंजू को अपनी बाहों में ले लेता है और उसके बाद मंजू सानू से पूछने लगता है कि तुम्हें कैसे पता चला ये सब होगा। सानू बताता है मैंने एक आदमी को रैली में देखा था और उसी आदमी को यहाँ पर भी देखा और मुझे शक हो गया और मैंने उस आदमी के गले में टैटू को भी देखा। तभी सानू मंजू को कहने लगता है तुम्हें जो करना है करो, ये तो बस शुरुआत है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद सानू मंजू के इंजरी को देखने लगता है जो कि उसके फोरहेड पर होता है और उसे टच करने लगता है। और कुछ देर बाद वो दोनों घर आ चुका था और घर पर मिजी और जांगी उन दोनों का ही इंतज़ार कर रहा था। तभी जांगी मंजू से कहता है तुमने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके क्यों रखा हुआ था। तभी सानू कहता है मोबाइल की वजह से हमें कोई ट्रैक कर सकता था इसलिए हमें मोबाइल को बंद करना पड़ा। तभी जांगी सुनहू को कहता है तुम तो कॉल करके बता सकते थे ना तुम दोनों कहाँ पर जा रहे हो। तभी सानू कहता है कि मैं किसी के ऊपर बिलीव नहीं कर सकता। मैंने तुमसे कहा था कि उस आदमी की जांच करो लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और उस आदमी को मैंने बस स्टॉप पर देख लिया था।
तभी जंगी कहता है क्या तुम श्योर हो वही आदमी इस घटना के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तभी मिजी कहता है इसे पहले ही पता चल गया था और इसने ड्राइवर को कहा कि अपना गाड़ी घुमाओ। अगर सानू सही टाइम पर अपना गाड़ी नहीं घुमा होता तो हम लोग यहाँ पर नहीं होते। सानू कहने लगता है आज के बाद गाड़ी को ड्राइव मैं ही करूँगा और ये कहकर वो अपना रूम में चला जाता है। और रूम पर आने के बाद वो इथन को कॉल करता है और इथन के ऊपर चिल्लाने लगता है और इथन को कहने लगता है कि वो आज मारते मारते बची। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे इसका डिटेल्स दे दो लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तभी इथन कहता है कि इसलिए लोग तुम्हें एस कहता है। सानू इथन से पूछने लगता है बताओ क्लाइंट कौन है? इथन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, 1 महीने के बाद तुम रिटायर हो जाओगे इसलिए अच्छे से काम करो। तभी सानू कहता है मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, तुम अपने क्लाइंट को बता देना मैं पैसा वापस कर रहा हूँ। और ये कहने के बाद सानू अपने कॉल को रख देता है और इथन जिस डिवाइस से सानू को ट्रैक कर रहा था उस डिवाइस को भी सानू तोड़ देता है। उसके बाद सांगी को दिखाया जाता है वो मुंजू के पास आ चुका था और मुंजू को कहने लगता है मुझे सुनहो के ऊपर डाउट है, मुझे लगता है कि वो अमेरिका के लिए काम कर रहा है और हम जिस घर में रह रहे हैं वो घर भी उसका नहीं है ये घर भी किसी और का है और सस्पेक्ट भी है। तभी मुंजू कहता है मैं केयरफुल रहूंगी और तुम्हें भी केयरफुल रहना होगा, मुझे बस तुम्हारे ऊपर भरोसा है। अगले सीन में हमें सांगी को दिखाया जाता है वो ओके सुन के घर पर आया हुआ था और उस घर को स्कैन करने लगता है और उसे कुछ फाइल टैब भी मिलता है और कुछ रिकॉर्डिंग भी मिलता है। ये रिकॉर्डिंग वही होता है जहाँ पर मुंजू जेंगसोंग से बात कर रहा था, जहाँ पर जेंगसोंग ने मुंजू को बताया था कि तुम्हारा पति एक सिपाही था। और उसके बाद हमें मुंजू को दिखाया जाता है वो सो रहा था और एक सपना देख रहा था। उसके बाद उसकी दोनों आंखें खुल जाता है और वो खिड़की के पास आ जाता है। मुंजू दरवाजे के पास जाकर नॉक करने वाला होता है लेकिन तभी सानू नॉक कर देता है। मुंजू सामने से हट जाता है और सानू दरवाज़ा खोलता है। मुंजू सानू से पूछता है कि क्या हुआ और उसके बाद मुंजू अपनी खिड़की को बंद करने लगता है और कहता है मुझे माफ़ करना, वैसे भी स्नाइपर को भी नींद की ज़रूरत होता है। उसके बाद सुनकर सानू हंसने लगता है और कहता है बाहर जाना चाहोगे? और तभी दोनों रनिंग के लिए बाहर निकल जाता है। काफ़ी देर तक रनिंग करने के बाद वो दोनों आकर एक जगह पर रुक चुका था। तभी मुंजू सानू से कहता है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता होगा? मुझे ये भी पता है वो घर किसके नाम पर है। तुम चाहे मुझे कितने भी बार बचा लो लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, अगर मेरे पास गोली आ रहा है तो तुम क्या गोली के सामने आओगे? सानू भी हाँ कह देता है और कहता है मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। तभी मुंजू ने अपने गले से अपने नेकलेस को उतारता है और कहता है आप मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम हो, लेकिन तुम्हें इसकी ज़रूरत है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जांघी और ओकेसुन को दिखाया जाता है। जांघी ओकेसुन को कुछ वीडियो टेप देता है और उसके बाद कुछ ऑडियो फाइल दिखा रहा होता है। ये सब ऑडियो फाइल आपके बेटे का है और मुझे लगता है कि इसे कंप्यूटर के अंदर आपके बेटे ने ही रखा होगा। तभी ओकेसुन कहता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मेरा बेटा ये सब भी कर सकता है, मैंने उसे बहुत लाड प्यार से बड़ा किया था। और उसके बाद वो कहता है जुनेक की जितने भी प्रॉपर्टी थी वो मरने से 2 हफ्ते पहले ही मुंजू को दे दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब में मुंजू की हाथ है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुंजू की स्पाई करो। तभी जंग मना कर देता है। ओकेसुन तभी उसको एक नई घड़ी देता है और कहता है तुम्हें ये काम करना ही होगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सानहू को दिखाया जाता है जो फादर यंग के लिए गॉड से प्रे कर रहा था और उसके रूम में एक माइक्रोफोन लगा हुआ था जो कि मंजू ने लगाया था और मंजू अपने रूम से सानहू की बात सुन रहा था। उसके बाद सानहू कहता है मुझे ये भरोसा नहीं हो रहा है कि मंजू खाने को बर्बाद कर सकता है, उसे पाप लगेगी। उसके बाद वो दोनों सो जाता है। थोड़ी देर बाद जांगी मंजू को कॉल करता है और कहता है मुझे जुनेक का सीक्रेट फ़ोन मिल गया है। और उसके बाद वो कहता है मुझे पता नहीं था कि मेरे नाम पर और एक फ़ोन रजिस्टर था और उस मोबाइल का बिल कम्युनिटी से अभी मेरे पास एक मैसेज आया था और मैं तो उस मोबाइल के बारे में भूल ही गया था और मैंने एक बार इस मोबाइल को जुनेक के पास देखा था और काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे मोबाइल मिल गया है। तभी मंजू कहता है क्या तुम फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो? तभी जांगी कहता है मैं ट्राई कर सकता हूँ। पूरी रात ट्राई करने के बाद मोबाइल अनलॉक हो गया था और मोबाइल में वो कुछ डाटा को देखता है और देखने के बाद वो शॉक जाता है और उसके बाद वो भागकर जाने लगती है। मिजी ऑफिस जा रहा था लेकिन उसे रास्ते में ही जांगी दिख जाती है। वो थोड़ा नर्वस होता है। उसके बाद मिजी अपने आप को ही कहता है कि क्या वो मोबाइल को अनलॉक कर लिया है और उसके बाद वो जांगी को फ़ोन करने लगता है लेकिन जांगी फ़ोन बार बार कट कर देता है। और उसके बाद जांगी अपने गाड़ी को लेकर वहाँ से चला जाता है और मिजी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। और हमें उसके बाद मंजू और सानू को दिखाया जाता है। वो ऑफिस में आ चुका था और मंजू जाकर जांगी के ऑफिस में देखता है, जांगी वहाँ पर नहीं होता
और सानू जाकर जंगी के लैपटॉप को देखने लगता है और उसे पता चलता है कि जंगी ने अपने लैपटॉप को रजिस्टर कर दी है। और उसके बाद हमें जंगी को दिखाया जाता है, वो आगे की तरफ जा रहा था लेकिन उसके सामने एक लोहा से भरे एक ट्रक आ गया था। तभी उस गाड़ी से कुछ लोहा गिर जाता है और जंगी के भाई पर एक्सीडेंट हो जाता है और मिजी उसके पास भागकर जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। और कुछ देर बाद उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, उसके पास मुंजू और सानू भी था। तभी मुंजू कहता है क्या तुम ठीक हो। तभी जंगी मुंजू के कान में कहता है कि सच में तुम्हारा पति एक सिपाही था। और कुछ देर बाद मिजी और मुंजू को दिखाया जाता है, वो दोनों एक साथ बैठा हुआ था। तभी मिजी मुंजू के हस्बैंड के मोबाइल को मुंजू को देता है और कहता है जंगी ने तुम्हारे कान में क्या कहा था। लेकिन मुंजू मोबाइल को चेक करने लग जाता है और उसे पता चलता है कि जंगी ने उसके मोबाइल को रजिस्टर कर दी है। तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है और उसे कह रहा था कि मैं कल जा रहा हूँ, तुम आज आ सकते हो। और लोकेशन भी भेजता है और लोकेशन के साथ साथ कुछ फ़ोटो भी भेजता है और मुंजू के नेकलेस के जैसा ही एक नेकलेस का फ़ोटो भेजता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, मुंजू उस लोकेशन वाले घर पर आ चुका था और दरवाजे को ओपन करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी सानू उसको रोक देता है और कहता है अंदर खतरा हो सकता है। लेकिन मुंजू सानू की बात नहीं मानता है। तभी सानू कहता है कि रुको, मैं अंदर जाती हूँ पहले। और उसके बाद वो अपने गन को निकालता है और दरवाज़ा खोल के धीरे धीरे अंदर जाने लगता है और उसके पीछे पीछे मुंजू भी आने लगता है। तभी यहाँ पर एक लड़का आ जाता है और अपनी माँ को कहता है कि माँ ये कौन है। तभी वहाँ पर उस लड़के की माँ वहाँ पर आ जाती है और उसका नाम हन्ना होता है। मुंजू और हन्ना दोनों एक दूसरे को देखने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।